नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भूगोल हमारा पर्यावरण के चौथे अध्याय वायु के बारे में। हम सबसे पहले इस अध्याय को शब्द ब शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद जानेंगे कि हमें यह अध्याय क्या जानकारी देता है वायु के बारे में। और उसके बाद जो सवाल इस अध्याय में दिए गए हैं, अभ्यास के प्रश्न, उनको हम हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें। और क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की मिड टर्म की एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं और कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें इस अध्याय को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में यह अध्याय आने वाला है, इसीलिए आप इसको परीक्षा की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बिना वक्त जाए किए हुए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वायु नामक अध्याय, जो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है और भूगोल की पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय है। क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों में एवं कारखानों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। दोस्तों, यदि स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सूत्र के हिसाब से CO2 कहते हैं, एक गैस पाई जाती है। और ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि ये पृथ्वी पर पेड़ पौधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी पृथ्वी से जो ऊष्मा विकिरित होती है, ये इसको ऊपर जाने से रोकती है और इसी वजह से पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। इसकी वजह से पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगते हैं, जिसकी वजह से हरियाली दिखाई देती है और इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। लेकिन इसकी जो मात्रा है वो सीमित मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध है। लेकिन वर्तमान समय में जो हमने कारखाने स्थापित कर दिए हैं, धुएं, गाड़ियों के धुएं आदि से पृथ्वी पर गर्मी बढ़ी है। ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गर्मी पैदा करती है। इस वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए गर्मी जो है हद से ज़्यादा बढ़ गई है और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो ग्लेशियर होते हैं, पहाड़ों के ऊपर जमे हुए हिमनद, वो पिघलने लगे हैं, जिसकी वजह से ये पानी पिघलकर समुद्र में आ जाता है और इस वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है। और इसके परिणाम स्वरूप जो समुद्र के किनारे बसे हुए प्रदेश हैं, उनके पानी में डूबने का खतरा बढ़ गया है। तो इस प्रकार जो CO2 है, उसकी अत्यधिक मात्रा पृथ्वी के लिए हानिकारक है और लंबी अवधि में इससे ये भी हो सकता है कि इसके परिणाम स्वरूप कुछ पेड़ पौधे, जीव जंतु हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जो हवा है उसकी एक चादर चारों ओर विद्यमान है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। इसी में हम रहते हैं और इसी वायुमंडल ने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है, मानव के रहने लायक बनाया है। क्योंकि यदि ये ना हो तो इसके कारण सूरज की हानिकारक किरणें सीधी पृथ्वी तक आ जाएंगी, जिसकी वजह से गर्मी पैदा हो जाएगी और दिन के समय हम बेहद गर्मी से मर जाएंगे।
और यदि ये ना हो तो रात के समय इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी कि हम सर्दी की वजह से परेशान हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस प्रकार इस वायुमंडल ने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायुमंडल का संगठन अर्थात वायुमंडल किस प्रकार बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्त रेखा दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दिखाए गए हैं। तो दोस्तों एक नीचे आप बच्ची को वृत्त पकड़े हुए देख सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है जो कि 78% हमारी वायुमंडल में पाई जाती है। इसके बाद 21% ऑक्सीजन है जो कि हमारी वायु में पाई जाती है और उसके बाद ऑर्गन है जो 0.03% है और कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% पाई जाती है। इसके अलावा बाकी की अन्य गैसें हैं जो 0.04% के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सिर्फ 0.03% की ही ज़रूरत हमें है। इससे ज़्यादा यदि ये हो जाती है तो ये पृथ्वी पर हानिकारक हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों हमारी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो दो मात्रा में गैसें पाई जाती हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उसकी कुछ मात्रा हम सांस के द्वारा अपने फेफड़ों में ले जाते हैं और सांस के द्वारा वो निष्कासित हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है उसका मनुष्य और सभी जीवित प्राणी सांस लेने के लिए और जीवित रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है, अर्थात जो वायु होती है गर्म जब होती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और उस ऊपर उठने की वजह से जो खाली स्थान होता है उसको भरने के लिए आसपास के इलाके से ठंडी वायु उस स्थान पर आ जाती है। इस प्रक्रिया को वायु चक्र कहा जाता है या एयर साइकिल कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य और जीवित जीव जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रयोग
पौधों द्वारा अपना भोजन निर्माण करने के लिए किया जाता है, जिससे ये प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर एक जैसी बनी रहती है। लेकिन बड़ी मात्रा में कोयला एवं खनिज तेलों का प्रयोग करने की वजह से हम प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और ये हमारे पृथ्वी पर जलवायु एवं मौसम को प्रभावित करता है। नीचे आप कुछ खबर देख सकते हैं जो कि विभिन्न समाचार पत्रों की कटिंग्स है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते मात्रा के कारण पृथ्वी पर होने वाले नुकसान को दिखाया गया है, जैसे कि ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थाइन, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग हार्ड जंक्शन एक्सेट्रा। तो इन विभिन्न खबरों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है उसको दिखाया गया है। इसके बाद है वायुमंडल की संरचना, अर्थात हमारा वायुमंडल किन किन गैसों से मिलकर बना है और इसकी कौन कौन सी परत है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। इसको दोस्तों हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जो क्षोभमंडल है वहाँ पर हम रहते हैं। इससे हम ऊपर की तरफ बढ़े तो पहले क्षोभमंडल है, उसके बाद क्षोभ सीमा आ जाती है और वहाँ से दूसरी परत शुरू होती है समताप मंडल, उसके बाद समताप मंडल की सीमा आ जाती है, फिर मध्यम मंडल है, उसके बाद मध्यम सीमा है, उसके बाद बाह्य मंडल है और सबसे अंत में बहिर्मंडल है। दोस्तों अब एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। पहली परत है क्षोभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंतर होती है। अर्थात हम जो जीवित रहते हैं वो वायुमंडल की प्रथम जो परत है क्षोभमंडल, उसमें जीवित रहते हैं और ये हमारी ज़मीन से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें मौसम संबंधी तमाम घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश का आना, कोहरा होना, ओलावृष्टि होना इत्यादि। उसके बाद जो दूसरी परत है प्यारे बच्चों, वो समताप मंडल की है। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो प्यारे बच्चों, जो दूसरी परत है वो समताप मंडल है और ये 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये परत मौसम संबंधी परिघटनाओं से बिल्कुल मुक्त होती है। इसी वजह से इसी परत में वायुयान या हवाई जहाज को उड़ाया जाता है और इसी में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। प्यारे बच्चों, चित्र हम देख चुके हैं पहले ही, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली परत है मध्यम मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अर्थात ये तीसरी परत है और इसके अंतर्गत जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड हैं जो ग्रहों से टूटकर आकाशमंडल में आ जाते हैं, वो यहाँ पर आकर जल जाते हैं। चौथी परत है बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयतन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चौथी परत है बाह्य मंडल और इसमें ये होता है कि वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और इसमें जो रेडियोधर्मी तरंगे हैं वो पृथ्वी पर पुनरावर्तित कर दी जाती हैं इस परत के द्वारा। अंतिम है बहिर्मंडल।
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं नाइट्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो अंतिम परत है वो बहिर्मंडल की है। यहाँ पर हल्की गैसें पृथ्वी पर जो है वो तैरती रहती हैं। आओ कुछ करके सीखें। एक प्यारे बच्चों क्रियाकलाप दिया गया है जिसे हमें करना है। स्थानीय समाचार पत्र में से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। अर्थात आपके घर पर या आसपास कहीं कोई समाचार पत्र आता हो तो उसमें मौसम नामक एक कॉलम दिया गया होता है फ्रंट पेज पर ही। उसमें 10 दिनों की रिपोर्ट आपको लिखनी है और देखना है कि उसमें क्या बदलाव आया है, अर्थात तापमान कैसा है और दिन कैसा रहेगा। इस तरीके की जानकारियाँ आपको एकत्रित करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? प्यारे बच्चों, स्पष्टीकरण की यदि बात करें तो हमारा जो जलवायु है उसमें दिन प्रतिदिन घंटे प्रति घंटे की जो घटना होती है वो मौसम कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सुबह गर्मी होती है, दोपहर को बारिश हो जाती है और शाम को ठंड पड़ जाती है। तो ये एक ही दिन की जो अलग अलग ये परिघटनाएं हैं इसको मौसम कहा जाता है। जबकि लंबे समय में यदि हम किसी स्थान पर मौसम का रिकॉर्ड करें और उसका औसत निकाल लें, एवरेज निकाल लें, तो जो तापमान हमारे सामने आएगा वो जो है वो जलवायु कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम अप्रैल के महीने को देखते हैं और मानते हैं कि अप्रैल का महीना गर्म होता है। इसके लिए हम लगभग 10 सालों का रिकॉर्ड रखते हैं तापमान और उसको 10 से भाग दे देते हैं। तो उस तापमान के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि अप्रैल का जो महीना होता है वो गर्मी का होता है, इसकी जलवायु गर्म होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का केवल 1 भाग यानी कि 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। तापमान। आप दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आर्द्रपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आर्द्रपन कहलाती है। आर्द्रपन यानी सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट में बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, यदि हम पृथ्वी को देखें तो बीच में जो रेखा है भूमध्य रेखा इक्वेडोर, वहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जबकि हम उस भूमध्य रेखा से दाएं और बाएं ध्रुवों की तरफ बढ़े तो सूर्य का जो ताप है वो घटता चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति की वजह से वहाँ सूर्य को प्राप्त होने वाली ऊष्मा कम होती जाती है। इस प्रकार वहाँ जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तापमान घटता चला जाता है। पृथ्वी सूर्य की जिस मात्रा को प्राप्त करके रोक लेती है उसको आर्द्रपन कहा जाता है।
अरे बच्चों, 4 चित्र दिखाए गए हैं ऊपर। पहला तापमापी है, जिसे तापमान मापा जाता है। दूसरा वायु दाब मापी है, जिससे वायु दाब मापा जाता है। तीसरा वर्षा मापी है, जिससे वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। और चौथा वात दिग्दर्शी है, जो पवन की दिशा को दर्शाता है। और इनको जो नाम दिया गया है वो मौसम की जानकारी के लिए यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100% सेल्सियस पर उबलता है। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के ऊपर वायुमंडल में चारों ओर से दाब लगता है, जिसको वायु दाब कहा जाता है। और हमारा शरीर इसके विपरीत विपरीत बल लगाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी में ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे वायु दाब घटता चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले लोग एक विशेष तरीके की पोशाक पहनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर तो वायु दाब नहीं होता है, लेकिन हमारा शरीर विपरीत दाब अवश्य लगाता है। ऐसे में जब कोई हमारे ऊपर वायु दाब लग ही नहीं रहा, जबकि हमारा शरीर दाब लगा रहा है, विपरीत दाब कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर की जो नसें हैं वो फट सकती हैं। इसीलिए इस विशेष वायु भरी पोशाक को पहना जाता है, ताकि विपरीत बल लगाने के बावजूद भी हमारे ऊपर बल लगता रहे और हमारा शरीर सामान्य रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप जब यह भारी होती है, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, अर्थात जब किसी स्थान पर वायु गर्म होती है तो वो आसपास के क्षेत्रों में प्रवाहित हो जाती है और उसका स्थान भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु वहाँ पर आ जाती है। पवन। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम या पछुआ पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। स्थायी पवनें, अर्थात जो हमेशा बनी रहती हैं। व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। मौसमी पवनें, जो कि नंबर 2 है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तीसरा, स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको
भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ प्रमुख वायुदाब पेटियां दिखाई गई हैं, जिसमें नीले रंग में भूमध्य रेखा को दिखाया गया है और भूमध्य रेखा के उत्तर में एवं दक्षिण में आप वायु के दाब को देख सकते हैं। किस तरीके से वायु गर्म होकर बाएं या दाएं बढ़ रही हैं, जबकि ठंडी पवनें उनका स्थान लेने के लिए आसपास के इलाकों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रही हैं। ये वायुदाब पेटियां हैं और यहाँ पर जो है वो वायुदाब उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवात प्राकृतिक आवेश। चक्रवात यानी कि आंधी तूफान भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष में हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से फट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये चक्रवात होता है जो बड़ी भारी तबाही का मंजर लेकर आता है। नीचे के चित्र में आप देख सकते हैं कि चक्रवात द्वारा किस तरीके से तबाही मचाई गई ओडिशा राज्य में। चित्र को जो नाम दिया गया है वो चक्रवात द्वारा विनाश का नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप ग्रहण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारदीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। आर्द्रता अर्थात हमारी वायु में मौजूद जल की मात्रा। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, क्योंकि वायु में पानी की मात्रा पहले से ही मौजूद होती है ज़्यादा। इस वजह से वायु और अधिक पानी धारण करने की स्थिति में नहीं होती, इसीलिए ना तो आसानी से कपड़े सूखते हैं और ना ही हमारे शरीर से आसानी से पानी सूख पाता है, पसीना सूख पाता है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समृद्ध समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। अर्थात जब जल वाष्पित होकर वायु में घुल जाता है और जब वह भारी हो जाती है और वायु द्वारा उसे बहाकर नहीं ले जाया जा सकता, तब ये बूंदों का रूप लेकर पृथ्वी पर वर्षा करता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में
दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। दोस्तों, इन 3 चित्रों में हम तीनों प्रकार की वर्षाओं को देख सकते हैं। सबसे नीचे संवहनी वर्षा है, जिसके अंतर्गत ये होता है कि जब दिन गर्म होता है और गर्मी के कारण समुद्र का पानी भाप बनकर बादल का रूप ले लेता है और उसके बाद वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो पानी होता है गर्म होकर वो जब बादल का रूप लेकर पहाड़ों में ऊपर की तरफ बढ़ता है। और तीसरा है चक्रवाती वर्षा, जिसमें जो वर्षा है वो ठंडी एवं गर्म वायु के कारण आसमान में बादल का रूप ले लेती है और उसी स्थान पर वर्षा होती है जिस स्थान पर इस बादल का निर्माण हुआ है। वर्षा के प्रकार इस चित्र को नाम दिया गया है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। अर्थात बारिश के अलावा हम देखते हैं कि जो हिमपात होता है, बर्फ का पड़ना, और बर्फ के पड़ने के साथ साथ ओलों का पड़ना, ये भी वर्षा के ही रूप हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अध्याय था वायु, जिसका हमने शब्द ब शब्द अध्ययन किया। यहाँ पर यह अध्याय खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला है वायुमंडल क्या है। तो जैसा कि हमने अध्ययन किया, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। अगला सवाल है वायुमंडल का अधिकतम भाग किन 2 गैसों से बना है। इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि हमारी वायुमंडल का अधिकतम भाग नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% से मिलकर बना है। अगला सवाल है वायु में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम विज्ञान की भाषा में CO2 कहते हैं और जिसकी 0.03% मात्रा की हमारी पृथ्वी को आवश्यकता होती है। ये वायु हरित गृह प्रभाव इसलिए कहलाती है क्योंकि पृथ्वी से विकिरित होने वाली ऊष्मा को बनाए रखती है और इसी की वजह से पृथ्वी पर पेड़ पौधे उग पाते हैं। अगला है मौसम किसे कहते हैं। तो वायुमंडल की दिन प्रतिदिन तथा प्रत्येक घंटे की स्थिति को मौसम कहते हैं, जैसा कि हमने अभी इस अध्याय में अध्ययन किया था। अगला है वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अगला है वायुदाब क्या है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया जाने वाला दाब वायुदाब कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हमें सही और शब्द को चिन्हित करना है, जो कि दूसरा सवाल है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक कारणों से बचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। तो दोस्तों ओजोन परत है जो हमें सूर्य के हानिकारक प्रभाव से बचाती है, जो कि क्षोभमंडल के अंतर्गत पाई जाती है, समताप मंडल के अंतर्गत। अगला है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है। क्षोभमंडल, बाह्य मंडल या मध्यम मंडल। तो क्षोभमंडल है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं और मौसम संबंधी तमाम घटनाएं जिसमें घटित होती हैं। अगला है वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है। क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यम मंडल। तो इसका जवाब है समताप मंडल, और बादल विहीन होने के कारण ही इसमें वायुयान उड़ाया जाता है। अगला है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। तो घटता है, जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया कि जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वायुदाब घटता चला जाता है। अगला है जब वर्षा तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं बादल, वर्षा या हिम। तो इसका जवाब है वर्षा। अर्थात जब बादलों का रूप धारण करके बादल
जल के रूप में हमारे सामने आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो हम इसको वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें कॉलम 1 और 2 का मिलान करना है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इनमें एक तरफ का है और एक तरफ संख्याएं हैं। पहला है व्यापारिक पवने और उसके साथ है सूर्य से आने वाली गर्म। दूसरा है लू और उसके सामने है मौसमी पवने। तीसरा है पवन, उसके सामने है पवन की क्षैतिज गति। और चौथा है पवन, जिसके सामने ओजोन गैस की परत, स्थायी पवन और स्थानीय पवन दिया गया है। अब इसके जवाब को जो हम तैयार करेंगे, एक तरफ जवाब है, सवाल है और उसके सामने उसका जवाब है। पहला है व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने स्थायी पवने होती हैं। दूसरा है लू, जो कि स्थानीय पवन कहलाती है। तीसरा है मानसून, ये मौसमी पवने हैं। और चौथा है पवन, वो है पवन की क्षैतिज स्थिति या गति। अगला जो सवाल है वो कारण बताने का है। पहला है आर्द्र दिनों में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है, लेते हैं। इसका जवाब है क्योंकि वायु में जल की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि वायु में पानी की मात्रा पहले से ही अधिक होती है, इसकी वजह से कपड़े और पसीना देर से सूखता है। आखिरी है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते समय आतपन की मात्रा घटती जाती है। इसका जवाब है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की मात्रा घटती जाती है। जैसा कि अभी हमने अपने इस अध्याय में अध्ययन किया था कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से आगे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्य की मात्रा है वो घटती चली जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण के चौथे अध्याय वायु के बारे में। हमने न केवल इस अध्याय का अध्ययन किया, बल्कि इसमें पूछे जाने वाले सवालों का भी अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा आपके अन्य दोस्त भी इन वीडियोस को देख सके, इसीलिए उन तक इस चैनल को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।